हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग ईवीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सौर मंडल, जो हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने वायुमंडल के बारे में पढ़ाया है और आज मैंने सौर मंडल के बारे में मुझे पढ़ाना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सौर मंडल। आखिर सौर मंडल है क्या? तो देखिए, जैसे चित्र में दिख रहा है, ये जो है ना, ये हमारा सौर मंडल है। और सौरमंडल में सूर्य, ठीक है, और ये जो 8 प्लैनेट है यानी ग्रह, उसके बाद ये जो उल्का पिंड है, ये सब, इन सभी को मिलाकर क्या होता है, हमारा सौरमंडल बनता है। संक्षेप में देखिए, सौरमंडल का निर्माण जो होता है, सूर्य, 8 ग्रह और कुछ खगोलीय पिंड, जैसे ये उल्का पिंड हो गया, ठीक है, और क्षुद्र ग्रह, ये सब मिल करके क्या हमारे बनाते हैं, एक परिवार का निर्माण करते हैं। और इन परिवार को क्या कहते हैं हम, सौरमंडल। कुल मिलाकर हम ये जाने सोलर सिस्टम के बारे में कि सोलर सिस्टम के जो केंद्र में जो सौरमंडल है, उसके केंद्र में सूर्य रहता है और उसके चारों तरफ अपने अक्ष पे ये जो 8 ग्रह हैं ऐसे चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे खगोलीय पिंड, जैसे उल्का पिंड हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, ये सब क्या है, ये सौरमंडल का ही एक भाग है। इन्हीं सबको मिला करके क्या होता है, सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। यानी सूर्य, ग्रह और खगोलीय पिंड मिल करके क्या करते हैं, सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। और उनके अलावा जो ग्रह के उपग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चांद है, जैसे मार्स का उपग्रह फोबस और नेबस है, ठीक है। तो सूर्य और 8 ग्रह और उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड को मिला करके हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण होता है। क्लियर है? सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल। अब हम सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सूर्य से लेकर सबको विस्तार पूर्वक नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सौरमंडल का ये लिख लीजिए, आप लोग नोट्स बना लीजिए कि सौरमंडल क्या है, ठीक है। सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं, ठीक है। सौरमंडल का निर्माण हो गया। अब हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य जो है आग का गोला है, जो सौरमंडल के बिल्कुल केंद्र में, जैसे ये सौरमंडल है, इसके बिल्कुल केंद्र में यहाँ पे सूरज है और इसी के चारों तरफ ये जो है जितनी ग्रह हैं वह उसका चक्कर काटते रहते हैं। किसका? सूर्य का। अब सूर्य बना कैसे है? सूर्य का जो निर्माण है, ठीक है, वो बहुत ही गर्म गैसों से बना है। इस गैसों का गोला है। इस गैस का गोला भी कहते हैं, सूर्य को क्या कहते हैं, गैसों का गोला भी कहते हैं। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश का एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी सूर्य के कारण ही सौर मंडल में प्रकाश रहता है। मोटे तौर पे आप जानिए कि सूर्य के कारण ही सौर मंडल में प्रकाश फैला रहता है। जितने ग्रह पर जो प्रकाश आते हैं सब सूर्य के वजह से ही आते हैं। यानी सौर मंडल में एकमात्र ऊष्मा का और प्रकाश का स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ठीक है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। और प्रकाश की गति का लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में, यानी जो सूर्य की जो प्रकाश की जो गति है वह 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और इसको प्रकाश को, यानी सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। अब देखिए सवाल कैसे आते हैं कि सोलर सिस्टम का जो मेन मतलब मुख्य प्रकाश का स्रोत कौन है? तो कौन है? सूर्य है, ठीक है। यह जो है किसका गोला है? तो यह किसका गोला है? गैसों का गोला है। और इसकी जो दूरी है पृथ्वी से कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। और प्रकाश की गति में ये कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और सूर्य की रोशनी जो है वह पृथ्वी पे आने पे कितना टाइम लेती है? तो 8 मिनट 16 सेकंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब नोट्स बनाइए, आराम से आपको याद हो जाएगा। सूर्य मुख्य रूप से 2 गैसों से मिलकर बना है। किससे? हाइड्रोजन और हीलियम,
ठीक है। और हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है 71%। और हीलियम की मात्रा कितनी है, हीलियम की मात्रा कितनी है 27%। ठीक है। सूर्य जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिल गैसों से मिल करके बना। इसमें ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा 71 और हीलियम की मात्रा 27%। ये भी एग्जाम में आता है कि सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है। सूर्य जो है कौन से गैसों से मिल करके बना होता है, इसमें मुख्य गैस कौन से, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम। सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य, सूर्य को हमने पढ़ लिया। अब उसके 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारे जो सौरमंडल में है पहले 9 प्लैनेट्स होते हैं, प्लूटो भी शामिल था, लेकिन अब जो प्लूटो है, ठीक है, प्लूटो भी शामिल था, 9वां ग्रह था, लेकिन उसको अब क्या हुआ है कि उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है, यानी बौना प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। यानी उसको अब ग्रह नहीं कहा जाता है, ग्रह की श्रेणी से उसे हटा दिया गया है। तो कितने बचे, पहले 9 थे, अब बचे हैं 8। ये जो सभी जो 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पे, यानी जो इस पथ पे घूमेंगे तो इसी पथ पे वो घूमेंगे। जो यहाँ पे सूर्य है इसी पथ पे, अपने अपने पथ पे, ये जो 8 ग्रह हैं ये अपने अपने पथ पे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। ये जो रास्ते होते हैं, ये रास्ते जो इनके होते हैं परिक्रमा करने के ग्रहों के, यह दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं। और इन्हें क्या कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं कक्षा। ठीक है। आता है कि कक्षा किसे कहते हैं, तो जो ग्रह होते हैं वह दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं और सूर्य के जिस वृत्ताकार रास्ते पे अपना चक्कर काटते उसे हम कक्षा कहते हैं। अब यहाँ हम सूर्य से ग्रहों की दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह सूर्य के कितने निकट है पहले है, फिर सूर्य से दूसरी दूरी कितनी है, ऐसे करके हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे यहाँ सूर्य, तो यहाँ पे कौन सा ग्रह है, यहाँ कौन सा ग्रह है, यहाँ कौन सा ग्रह है, इसी हिसाब से सूर्य से दूरी के हिसाब से हम लोग ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। ग्रहों को याद करने का मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे देखिए ये दिन के नाम से है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है। ठीक है। ये दिनों के नाम से है ना, तो मैं इसे ट्रिक में बताऊंगी ताकि जो सूर्य से दूरी के हिसाब से आपके प्लैनेट्स आसानी से याद हो जाए। ये देखिए बुध, बुध के बाद क्या आता है, बुध के बाद बृहस्पति आता है, तो बृहस्पति को स्किप करिए, बृहस्पति के बाद एक दिन बीच करके करना है, बुध के बाद बृहस्पति को छोड़ करके शुक्र। ठीक है। शुक्र, शुक्र के बाद क्या होता है, शुक्र के बाद शनि होता है ना, शनि को आप छोड़ दीजिए, संडे को मान लीजिए युवा पृथ्वी है, उसके बाद फिर एक दिन छोड़ दीजिए सोम को, उसके बाद मंगल पे आ जाइए, फिर मंगल के बाद क्या आता है, बुध आता है, बुध को छोड़िए बृहस्पति पे आइए। ठीक है। बृहस्पति के बाद क्या होता है, शुक्रवार होता है, शुक्रवार को छोड़िए शनि पे आइए। इतना तो क्लियर हो गया, इतना तो याद हो जाएगा। बुध के बाद, बुध से स्टार्ट करना है। ठीक है। बुध के बाद एक दिन बीच करके शुक्र आएगा, शुक्र के बाद एक दिन बीच करके संडे है, तो संडे को पृथ्वी मान लीजिए, तो पृथ्वी मान लिया संडे को, फिर उसके बाद से सोम आता है, सोम को छोड़िए, फिर मंगल आता है, मंगल के बाद बुध आता है, बुध को छोड़ना है, फिर बृहस्पति आया, फिर बृहस्पति के बाद शनिवार होता है, शनिवार को छोड़िए, बृहस्पतिवार के बाद बृहस्पति के बाद से शुक्रवार होता है, शुक्रवार को छोड़िए, फिर शनि आ गया। हो गया, इतना तो कंप्लीट हो गया आपको दिन के हिसाब से। उसके बाद से वो याद कर लीजिए कि अरुण और वरुण ये 2 भाई हैं, इन दोनों को याद कर लीजिए। इस तरह से आपके 8 जो है प्लैनेट्स, ग्रह याद हो जाएंगे एकदम ट्रिक के हिसाब से। अब 2-3 बार बस इसको पढ़ेंगे ना तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं इन ग्रहों के बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए। चलते हैं बुध, बुध ग्रह, पहले बुध को पढ़ते हैं, इसलिए बुध के बारे में पढ़ते हैं। बुध को इंग्लिश में बोलते हैं मर्क्यूरी। जो ये बुध है ना, ये सूर्य के, ये से सूर्य है, सूर्य से सबसे निकटतम जो ग्रह होता है वह बुध होता है। सबसे निकटतम ग्रह क्या है, वह बुध है। और ये सबसे छोटा ग्रह है, बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसकी परिक्रमा यह 28 दिनों में करता है, यानी ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, बुध 88 दिनों में करता है, 88 डेज। एग्जाम में आता है कि सूर्य से सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, बुध। ठीक है। और यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो 88 यानी 88 डेज में करता है। और यह सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो भी कौन सा है, मर्क्यूरी यानी बुध।
बुध ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं। बुध के बाद से शुक्र ग्रह, इसे वेनस भी कहते हैं इंग्लिश में। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यानी ये जो ग्रह है शुक्र ग्रह, ये हमारी जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ये ग्रह है और सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होता है। चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला, यानी चंद्रमा जो है हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, वह रात में हमें चमकीला दिखता है ना, हम देखते हैं। उसके बाद क्या है, शुक्र ग्रह जो है हमें चमकीला दिखता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गर्म है। इस ग्रह को यानी शुक्र ग्रह को धरती की बहन कहा जाता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्ज़ाम में कई बार पूछा है कि धरती की बहन कौन सा ग्रह है। इसको एकदम स्टार बना करके लिख लीजिएगा, इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि धरती की बहन किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। धरती से सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है। और सब चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, ये शुक्र ग्रह है। और जब इसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है तो आखिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितनी धरती का जो होता है द्रव्यमान व आकार है, सेम उतना ही शुक्र ग्रह का भी द्रव्यमान और आकार है। यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है द्रव्यमान और आकार में, इसलिए शुक्र ग्रह को धरती का बहन कहा जाता है। कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, मेरा वीडियो बस 2 से 3 बार देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं ज़्यादा इसमें लेंदी नहीं बनाती हूँ, मैं इतना ही बनाती हूँ जितना क्वेश्चन आए, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ताकि बच्चों को कम, जैसे गागर में सागर भरने का प्रोसेस है, कम पढ़े बच्चे ज़्यादा लिखें, ठीक है, ज़्यादा सुने समझ में आए। शुक्र ग्रह के बाद तीसरे नंबर पे सूर्य से दूरी में कौन सा है, हमारी पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं। सूर्य से दूरी की सब पृथ्वी का तीसरा ग्रह है, ठीक है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सूर्य से दूरी के बाद इसका कौन सा पोजीशन है, तीसरा। लेकिन आकार में इसका कितना, कौन सा पोजीशन है, 5वां, ठीक है, याद रखिएगा 5वां। एग्जाम में ऐसे भी आता है कि पृथ्वी का कितना आकार में कौन सा स्थान है, तो स्थान कितना है, 5वां। और सूर्य से दूरी में कौन सा स्थान है, तीसरा। पृथ्वी है जो, ये अपने ध्रुवों पर, ठीक है, थोड़ी चपटी होती है। पृथ्वी अपने ध्रुवों पे थोड़ी चपटी होती है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआफ यानी जियोड कहा जाता है। भूआफ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, ठीक है। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो ये नीले रंग की दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि इसके 2/3 जो सतह है पानी से ढका हुआ है, इसलिए हमें यह नीली दिखती है और इसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पे एग्जाम में आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को। पृथ्वी में क्या इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी में, पृथ्वी ये आकार से ग्रहों का 5वां भाग है। भाग मीन्स सबसे बड़ा, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा स्थान है, ठीक ना। और ये इसे नीला ग्रह भी कहते हैं और ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सूर्य से चौथे नंबर पे, सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथे नंबर पे कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह, इसे मार्स इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। और ये सौरमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। पहला सबसे छोटा ग्रह कौन सा था, बुध ग्रह सबसे छोटा, जो सबसे निकट है सूर्य के। और दूसरा कौन सा है, मंगल ग्रह। इस ग्रह की जो मिट्टी है, ठीक है, इस ग्रह की जो मिट्टी है इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण जो इसका रंग जो होता है वह लाल दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को, ठीक है। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल ग्रह को, याद रखिएगा इसको। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं। उपग्रह कौन होता है, जो इस ग्रह के चारों ओर चक्कर काटे, यानी इसके चारों ओर चक्कर काटे जिस ग्रह के, वह उपग्रह होता है। जैसे पृथ्वी का चक्कर कौन काटता है, चंद्रमा। और मंगल ग्रह का 2 ग्रह उपग्रह चक्कर काटते हैं, कौन सा, फोबास और डिमोज। पेपर में कई बार आया है कि जो फोबास है और डिमोज है, यह किस ग्रह के उपग्रह है, तो किस ग्रह के उपग्रह है, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं।
मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे हम पृथ्वी से बिना किसी, ठीक है, उपकरण के हम अपने आँखों से देख सकते हैं मंगल ग्रह को, ठीक है। एग्जाम में आता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे हम पृथ्वी से बिना किसी उपकरण के देख सकते हैं, तो कौन सा? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह में क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। और जो है इसका रंग क्यों लाल होता है? इसमें लौ ऑक्साइड की मात्रा इसके मिट्टी में ज़्यादा पाई जाती है, तो लौ ऑक्साइड की मात्रा की वजह से इस ग्रह का रंग जो होता है लाल हो जाता है। और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक। और ऐसा ये ग्रह है जिसे हम पृथ्वी से बिना किसी उपकरण की सहायता से देख सकते हैं। यही इसका मेन क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछते हैं। मंगल ग्रह के बाद बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह का आकार हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा है। बृहस्पति ग्रह है जो इसका आकार सौरमंडल में सबसे बड़ा है। एग्जाम में आता है कि कौन सा ग्रह है जो सौरमंडल में सबसे बड़ा है, यानी आकार में। तो आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? ये बृहस्पति ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से, ये जो अपने अक्ष पर सबसे तेज़ी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर एक घूर्णन कर लेता है। यानी जो इसका अक्ष है इस पे यह इतनी मतलब तेज़ी से घूमता है कि 9 घंटे 56 मिनट में ये एक राउंड अपना पूरा कर लेता है, ठीक है। सूर्य के चारों तरफ नहीं, ये अपने अक्ष पे घूमता है। जैसे पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पे घूमती है ना, वैसे ये भी पूरा कर लेता है। यानी बृहस्पति में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये सबसे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है और ये बहुत तेज़ी से अपने अक्ष पे घूमता है। और 9 घंटे 56 मिनट में एग्जाम में पूछता है कि कितने समय में जो है बृहस्पति ग्रह है वो अपने अक्ष पे एक घूर्णन पूरा करता है, ठीक है। तो कितने देर में पूरा करता है? 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। ये बृहस्पति से इतने सवाल आते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। शनि ग्रह। शनि ग्रह को इंग्लिश में सैटर्न प्लैनेट कहते हैं। शनि ग्रह जो हमारे सौर मंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा आकार में सबसे पहला जो है वो कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? तो बृहस्पति है सबसे बड़ा। और उसके बाद से कौन सा है? शनि है, ठीक है। इस ग्रह के चारों ओर एक विलय बना रहता है, ठीक है। एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर विलय बना रहता है, तो किसके चारों ओर विलय बना रहता है? शनि ग्रह के चारों ओर विलय बना रहता है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। एग्जाम में कई बार पूछा है कि टाइटन जो है वो किस ग्रह का उपग्रह है, तो किसके ग्रह का उपग्रह है? शनि ग्रह का उपग्रह है। शनि ग्रह में क्या इंपॉर्टेंट है? शनि ग्रह जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह के चारों ओर वलय होता है, जैसे ये है वलय होता है। और टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। वरुण ग्रह में क्या है? देखिए ये यूरेनस नहीं, यूरेनस है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यूरेनस, ठीक है, यूरेनस यानी अरुण ग्रह। इसकी खोज ने विलियम हर्शेल ने की थी, 1781 में की थी। एग्जाम में पूछता है कि अरुण ग्रह का जो है किसने खोज किया था, तो किसने किया था? विलियम हर्शेल ने। कब किया था? 1781 में किया था। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक सवाल बनता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? अरुण ग्रह को कहते हैं। सौरमंडल के सारे ग्रहों में से अरुण ग्रह का वायुमंडल सबसे ठंडा पाया जाता है। अरुण ग्रह में कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल। और कब किया था उन्होंने? 1781 में। और लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? वो भी अरुण ग्रह को ही कहते हैं। और इस सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? अरुण ग्रह। बस इतना ही सवाल है अरुण ग्रह से रिलेटेड आते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। वरुण ग्रह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेपट्यून बोलते हैं। वरुण ग्रह हमारे सौरमंडल में सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। और सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, ठीक है। इन दोनों को याद रखिएगा। यह हरे रंग का ग्रह कहलाता है। हरे रंग का ग्रह कौन कहलाता है? वरुण ग्रह, क्योंकि इसमें मीथेन गैस की अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। नीले रंग का ग्रह कौन कहलाता है? नीले रंग का पृथ्वी।
लाल रंग का कौन कहलाता है? मंगल कहलाता है, ठीक है। और हरे रंग का ग्रह कौन कहलाता है? वरुण ग्रह, क्योंकि इसमें मीथेन गैस की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। रंग भी याद रखिए कौन ग्रह कौन से रंग का कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। सौरमंडल का एक हिस्सा चंद्रमा भी, इसके बारे में ज़रा जान जाए। चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी हमारे पृथ्वी का सिर्फ एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, ठीक है। ये भी पूछता है कि वे चंद्रमा का व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है? तो कितना है? केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? ये पूछता है एग्ज़ाम में, कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा जो है पृथ्वी का जो उपग्रह होते हैं उस ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते हैं, तो यानी चंद्रमा है जो पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम भी आता है कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले किसने कदम रखा, यानी कौन सबसे पहले पहुंचा। तो रखने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पे कदम रखा। यानी चंद्रमा में क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चंद्रमा से क्या क्या सवाल आते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। और इसकी जो कुल व्यास कितना है? यह 1/4, ये पृथ्वी का 1/4 व्यास इसका है। और पृथ्वी चंद्रमा से दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। और पृथ्वी का ये चंद्रमा है पृथ्वी का 27 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है, ठीक ना। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग। कब गए थे? 21 जुलाई 1969। चंद्रमा से इतने ही सवाल आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, लगाते हैं। इन पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये कहाँ रहते हैं? ये मंगल एवं बृहस्पति, जैसे ये मंगल है और ये बृहस्पति है, इनके बीच ये जो क्या होता है कक्षाओं में पाए जाते हैं, ये कक्षाओं में पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्ट्रॉयड कहते हैं, ठीक ना। एग्जाम्स में पूछता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के ठीक कक्षाओं में। ये मंगल है, ये मान लीजिए मंगल ग्रह का ये परिक्रमा करता है और यह बृहस्पति ग्रह करता है। इनके कक्षाओं के बीच में ये क्या होता है? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उल्कापिंड। उल्कापिंड भी सौर मंडल का एक हिस्सा है। उल्कापिंड जो होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े कहलाते हैं। कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी से इतने नज़दीक गुजरते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते लगाते ये पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि पृथ्वी पे इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पे गिरने की हो जाती है, यानी ये पृथ्वी पे गिर सकते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो वायु के साथ इनका घर्षण होता है, यानी घर्षण बल के कारण ये जो उल्कापिंड है, ये जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वह जल जाते हैं। जल जाने के कारण ये हमारे गर्म हो जाते हैं, गर्म होने के कारण ये जल जाते हैं, जिससे हमारी पृथ्वी पे ये नुकसान नहीं पहुंचा पाते। रात में अक्सर आप देखते होंगे कि आग का गोला जैसे गिरता है, तो क्या सब उल्कापिंड ही है। उल्कापिंड समझ में आ गया। एजुसेट। एजुसेट जो है वह एक शैक्षणिक उपग्रह है, यानी एजुकेशनल सैटेलाइट है। इसे हमारे भारतीय संस्थान द्वारा सितंबर 2004 में बनाया गया था, यानी इसरो के द्वारा, ठीक है, भारतीय संस्थान के द्वारा यह 2004 में बनाया गया था। यह कृत्रिम उपग्रह है के रूप में इसे स्थापित किया गया। यह शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से छोड़ा गया है। इसका दूसरा नाम GSAT-3 है। एजुसेट से एक सवाल कैसे आते हैं कि एजुसेट को किसने मतलब बनाया था? किसने बनाया एजुसेट को? क्या किसने बनाया था? भारतीय संस्थान यानी इसरो ने 2004 में बनाया। और ये कौन सा कैसा उपग्रह है? ये तो शैक्षिक उपग्रह है। और इसका क्या दूसरा नाम क्या है? GSAT-3। यानी आज सौर मंडल हमने पढ़ा, यानी सोलर सिस्टम। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सूर्य के बारे में पढ़ा, और ये जितने 8 ग्रह हैं इनके बारे में मैंने पढ़ा है। और ट्रिक से मैंने बताया कि कैसे इसको याद करना है। और इन ग्रहों के जो उपग्रह हैं वो भी हमारे सोलर सिस्टम के हिस्सा है, उसको भी हमने पढ़ा। और ये उल्कापिंड, ठीक है, और ये जो ये है, ठीक है, ये क्या है? क्षुद्र ग्रह है जो मार्स यानी मंगल और बृहस्पति के
बीज कक्षा में पाई जाती है। यानी हमने इस पूरे सोलर सिस्टम को आज बिल्कुल ईजी वे में पढ़ा। जितना मैंने सोलर सिस्टम में पढ़ाया है, ठीक है, आप उसको आराम से नोट्स बनाइए, 3-4 बार इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इजी वे में याद हो जाएगा। और सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल आए वो आपके छूटेंगे नहीं। ये जो पूरा सोलर सिस्टम है, मैंने बहुत ही संक्षेप में एकदम इसका निचोड़ मैंने पूरा अपने इसमें पढ़ाया है और आप आसानी से इसे समझ भी गए। अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जो मैं वीडियो डालूँ तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड वंदे मातरम।